चौधरी देवीलाल जी की बात करें, आपके पिताजी की बात करें, तो डांट कितनी खाई है? ओम प्रकाश से बहुत डांट खाई है। अच्छा। खाए हैं, माँ बाप से खाए हैं, भाई से खाए हैं, वो जमाना था खाते हैं, हम जी जी। से डंडे भी खाए हैं। बचपन में घर से छुपकर वीसीआर कितना का देखा है, मूवी देखने कितना से गए, मतलब 27 किलोमीटर थी। जी जी। घर वालों से छुप के जाके, क्या रुतबा था ये किसानों को, कितनी बड़ी, आप इसको नजदीक से पूरा खोल के इस फोटो को आप दिखाएं। मेरे ख्याल में बोट क्लब पे रहती थी 8 लाख आदमी थे, आज तक ऐसी रहती कहीं नहीं। तो हरियाणा इतिहास बदलता है। हरियाणा का चुनाव देश की दिशा में, ठीक है, एक पुरानी पार्टी थी, पर कांग्रेस में ये रहा कि बहुत ज्यादा गुलामी की बात होगी कि भाई नहीं, वो 10 जनपद नहीं था। बताओ कि तब मैं बड़ा मस्त था कि सारी जिम्मेदारी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का परिवार बिखरा, उस परिवार के बिखरने को आप कैसे देखते हैं? क्या उस परिवार को एक कर पाएंगे? कि हम लोग ही नहीं चाहते। जब यहाँ अब ये मामला था तो 99% लोग ये चाहते थे। मुझे लगता है काफी टफ है, क्योंकि एक नमस्कार जी, और आज के हमारे कार्यक्रम के जो मेहमान हैं वो हैं चौधरी रणजीत सिंह। चौधरी रणजीत सिंह की बात करें तो राजनीति का काफी बड़ा स्तंभ है और स्वर्गीय माननीय चौधरी देवीलाल जी के परिवार के वंशज हैं। और आज इनसे बातचीत करते हैं, इनके बचपन की यादों को ताजा करते हैं और इनकी जिंदगी के जो खट्टे मीठे पल हैं आज हम भी उनके साथ एंजॉय करेंगे। राजनीति नेता हैं, राजनीति को थोड़ा थोड़ा लेंगे बट एंजॉय करेंगे इनकी लाइफ के साथ, क्योंकि इनकी राजनीति से लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ समझा है। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत हाँ जी, सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैडम आपको भी, आपके पूरे जो टीवी परिवार है सारे को। हाँ जी, तो चौधरी साहब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अपने जन्म और जन्म स्थान के बारे में बताएं। मैडम मेरा जन्म चौटाला गांव में हुआ था जी। मेरा जन्म 28 मई 1945 का है जी। और वहीं एजुकेशन मैट्रिक तक वहीं थी। इसके बाद फिर मैं चंडीगढ़, क्योंकि मेरे से बड़े सब वहीं पढ़े थे जी। तो चंडीगढ़ से मैंने फिर ग्रेजुएशन मैंने चंडीगढ़ कॉमर्स कॉलेज से करी। जी जी। इसके बाद लॉ ज्वाइन करा। लॉ तब ये था कि 67 में 3 इयर्स हुआ, तो ये सोच के करा था कि अगर 2 इयर्स रहेगा तो करूंगा, नहीं तो फिर ड्रॉप कर दूंगा। तो 3 साल का हो गया, फिर करके मैं अपना बिजनेस कर गया। और क्योंकि जो देवीलाल सदा से राजनीति में थे जी, 1937 से हमारा घर एमएलए पहली बार बने। मेरे बड़े अंकल बाबूजी की उम्र छोटी थी, तो राजनीति का शौक तो था ही था। पहले जो प्रताप सिंह मेरे से बड़े थे वो एमएलए बने, फिर ओम प्रकाश जी बने, फिर उन्होंने लास्ट 87 में मुझे चुनाव लड़ाया। मैं 1987 में पहली बार चुनाव लड़ा। जी जी। फिर मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, जो देवीलाल की कैबिनेट में रहा, ओम प्रकाश जी की कैबिनेट में भी रहा। जी जी। और फिर मैं आपका मनोहर लाल जी की कैबिनेट में भी रहा। जी जी। और फिर नायब सिंह जी सैनी की कैबिनेट में रहा। मुझे मतलब 4-5 मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिला। जी जी। बीच में राज्यसभा में रहा। शादी मेरी 1968 में हो गई थी। जी जी। गंगानगर में। जी जी। जो राम जी के यहाँ, उनके यहाँ मैं मैरिड हूँ। मेरे एक बेटा है, उसके आगे समझो कि 2 बेटियां उसके और एक बेटा है, मतलब 3 बच्चे हैं। जो 2 ग्रैंड डॉटर, एक मेरा ग्रैंडसन। जी। एक ठीक परिवार है, बच्चा है, परिवार में खुश है, हम आपस में बहुत बढ़िया रहता है। एक डाइनिंग टेबल पे बैठ के नाश्ता करें, खाना खाएं। जब दादा को ये टाइम मिले तो मैं समझता हूँ सबसे अच्छी लाइफ वो है। जी जी जी। और कोई 20-22 देशों में घूमने का मौका मिला। शौक बहुत है पर नहीं जा सका। अब भी मैं जब मिनिस्टर था तो ऑफिशियली 4-5 चाइना का प्रोग्राम बना, कनाडा का बना, एक बार इंग्लैंड फ्रांस का भी बना, नहीं जा सका, ऑफिसर्स भेज दिए गए। शौक बहुत है पर कुछ सीमाएं होती है, कुछ अपने काम होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट काम रहते हैं, तो इस करके करना है। मैं जब मिनिस्टर बना, वो तो पुरानी बात होगी, मैं आपको वाली में बता रहा हूँ। अब बनने के बाद मेरी मिनिस्ट्री की दोनों डिपार्टमेंट थे, एक मेरे पास पावर था, एक दूसरा जेल था। जी जी। पावर में आप ये समझिए कि पूरे देश में हम सबसे बढ़िया 1 नंबर पे थे। हमारा जो लाइन लॉस था वो 9% आ गया था। आज वो चल के 15 से क्रॉस कर गया वापस। जी जी। जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो 300 करोड़ रुपए का सरकार का बेनिफिट बढ़ जाता है। हम
प्रॉफिट में जाते हैं। जी जी कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पहली बार हरियाणा में प्रॉफिट में गई तो पावर डिपार्टमेंट गया। जी पूरे हरियाणा, पूरे देश में हरियाणा पहली स्टेट है जिसमें 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है। कोई गांव बाहर बिना बिजली के नहीं है। हम्म पूरे देश का 60% मोटरसाइकिल अकेला हरियाणा बनाता है। पूरे देश की बता रहा हूँ, जिसमें हरियाणा का कितना शेयर है। या पूरे देश में कार बनाने में हरियाणा का 51% शेयर है अकेली स्टेट का। हम्म और पूरे देश में जितने ट्रैक्टर्स बनते हैं वो हमारा 37% है। और जो एक्सकावेटर बनती है, जिन्हें हम पॉपुलेट कहते हैं, बड़ी जो मशीनें हैं, ये हम अकेले 70% बना रहे हैं पूरे देश का। तो इंडस्ट्री में हरियाणा बहुत आगे गया। पावर डिपार्टमेंट में बहुत, हम 24 घंटे बिजली लोगों को दी जाना बहुत बढ़िया। हम पहली बार हमने कुछ इलाकों को, जब मैं मिनिस्टर था, हालांकि मुख्यमंत्री जी की मुझे पूरी ब्लेसिंग रही, हमने जो डार्क जोन था उसे खत्म करके शुरू करा, स्मार्ट मीटर को इंट्रोड्यूस करा। जेल में, क्योंकि मैं जेल मंत्रालय, जब लोगों ने कहा कि जेल मंत्रालय ऐसे ही है, तो मैंने इंटरेस्ट लिया, मुझे ज़रा शौक था। मैं आपसे बताऊं, जेल का पहली बार कॉन्सेप्ट इंग्लैंड के लोगों ने स्टार्ट करा। जी जी और आज के दिन में पूरे देश में सबसे बढ़िया जेलें ऑस्ट्रेलिया की है। जी जी हमने जेल में बहुत इम्प्रूव है। मेरे होम सेक्रेटरी, डीजीपी, चीफ मिनिस्टर, सब सीएम साहब से रिक्वेस्ट करी, सारों को बुला के हमने 6 घंटे कॉन्फ्रेंस करी, वर्कशॉप चलाई, जिसमें किरण बेदी को भी बुलाया, डीजीपी तिहाड़ को भी बुलाया। तो मैंने कहा भी फ्री हैंड देता हूँ, जेल में सुधार करो। हमने जेल में बहुत सुधार करा। मैं एक रिसेंटली बताता हूँ, एक हाई कोर्ट की जजमेंट थी पंजाब की, पंजाब हरियाणा। जी सर। जिसने पंजाब हरियाणा सब्जेक्ट था, पंजाब की जो जेल व्यवस्था, उसको उन्हें डांटना। कुछ उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ रोज मोबाइल मिलते हैं और अलग अलग गैंग उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों का जीवन खराब कर रहे हैं। तो हरियाणा की तरह देखो, हरियाणा में पत्ता भी नहीं हिलता। हमारी जेलों में कभी भी ये नहीं हुआ कि लोग दीवार फांद के चले गए हो, कभी ये नहीं हुआ कि अंदर सुरंग निकाल के नीचे से निकल के भाग गए हो, या जब कैदी को कोर्ट में लेके जाते हैं, इनकाउंटर करके छुड़ा ले जाते हैं, एक घटना भी आज तक नहीं हुई। तो दोनों मंत्रालय का बहुत बढ़िया मैंने चलाया। राज्यसभा में भी रहा, मैं मेंबर पार्लियामेंट की, जी जी, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी रहा। जी तो जी, पूरे जीवन में ठीक मौका मिला तो मैंने अपनी तरफ से अच्छा करा। मैं ये तो नहीं कहते, आजकल युधिष्ठिर, पहले तो आपको 50 मिल जाते थे, जी जी जी, पर आज के जमाने में युधिष्ठिर नहीं मिलेंगे। युधिष्ठिर तो हो ही नहीं सकता। पर ये जरूर कहा कि मैंने बचा के रखा कि रणजीत सिंह पे कहीं भी उंगली नहीं टिकती कि हम कहीं करप्शन ले रहे हैं। लोगों में ये है कि कोशिश ये करी कि कल्चर रहे, वेल बिहेव्ड रहे, सोफिस्टिकेटेड रहे। लोगों में जितना हम ठीक रख सकते हैं अपने आप को, उतना नाप तोल के रखा। जी जी जी। चौधरी साहब, आपने अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताया, काफी अच्छा लगा, काफी कुछ किया आपने। सबसे पहले तो आप अपने बचपन के बारे में बताएं कि आपका बचपन कैसा व्यतीत हुआ, जैसे राजनीतिक घराने में आप थे और बचपन आपका कैसा था? कई बार आप देखते हैं इस मोबाइल पे आता है जी, 1880 में लाहौर कैसा था। हाँ, तो दिखाते हैं कि 1910 में रेड फोर्ट के पास चांदनी चौक कैसा था। जी जी, तो हम वैसे ही जमाने से निकल के हैं। मेरा जी जी, जन्म 1945 में हुआ। हाँ हाँ, उसके बाद तो हिंदुस्तान पाकिस्तान तो बाद में बने। बिल्कुल बिल्कुल, समझो कि 79 कंप्लीट कर रहा हूँ, 80 में शुरू हो गया। जी, परमात्मा की दया है कि ठीक पड़े हम हाँ, सेहत के लिहाज से। देखिए, हमने वो जीवन देखा है जब कुछ था ही नहीं, ना मोबाइल थे, ना टीवी थे। तब रेडियो भी बहुत कम होते थे। में हमारे चटौला सबसे बड़ा गांव था। हमारे गांव में पहली बार 2 ट्रैक्टर 1957 में आए। अच्छा, पहली बार 2 ट्रैक्टर जो मैंने देखे थे उस वक्त आए। जी, और बहुत बड़ा गांव था। हालांकि हमारे गांव में 1954 में बिजली आ गई थी, जब तक संगरिया राजस्थान में मंडी में भी नहीं आई थी, बहुत पहले, क्योंकि जो सब एमएलए थे इस करके थोड़ा सा प्रायोरिटी थी। और फिर भी बहुत देहात का जीवन था। गांव में जोड़ में नहाए हमने, ये समय भी नहीं। और मैंने 1954 में, पहले तो सब ये बना नहीं था, टीवी होते थे ऐसे में। कभी सुनते हैं कि राजस्थान से उठ के आए थे 200-300 साल पहले हमारे बुजुर्ग, तब पानी नहीं था, तो यहाँ आके बस गए, तब चौटाला गांव में आके बसे। अब आप ये समझिए कि चौटाला से मैं 70 से बाहर आ गया। अब आप समझिए कि जीवन का 30 और ये 25-55 साल
बाहर निकले हैं, कॉलेज लाइफ रही, फिर उसके बाद एमएलए बन गया, कई बार मिनिस्टर बना, फिर के चंडीगढ़, कभी सिरसा परमानेंट, कभी सिरसा घर है जहाँ पे बैठा हूँ। जी, जी, जी। तो अगर चौधरी देवीलाल जी की बात करें, आपके पिताजी की बात करें, तो डाँट कितनी क खाई है बचपन में? देखिए, उनका मैंने ओम प्रकाश जी से बहुत डाँट खाई है। अच्छा। वो जो एक फादर वाला जो फिगर था वो ही करते थे। वो हाँ। कहते थे बाबूजी कभी पॉलिटिक्स बहुत वो देवता टाइप आदमी थे। कभी किसी अच्छा। को मैंने किसी को भी डाँटा, कभी ड्राइवर नौकर को भी डाँटते नहीं थे। हाँ, मैंने अच्छा। कभी आज तक कभी एक बार भी थप्पड़ नहीं। हाँ, हाँ। ओम प्रकाश जी हमें अगर वो नहीं देखते तो शायद हम ना पढ़ते, हम ठीक बच्चे ना बनते। उन्होंने हमें देखा, मुझे कॉलेज में, स्कूल में मेरी एजुकेशन का सारा उन्होंने देखा। और वो धमकाते थे, आज मैं समझता हूँ बढ़िया था। अगर वो ये नहीं करते तो मैंने भी अजय राभिया को मैं ही देखता था। अच्छा। मैंने भी उन्हें बंदे बनाने में, लाइन पे लाने का काम करा, तो मैं नहीं करा। तो ये अच्छा होता है। हालांकि बच्चों को ये दिखता है कि जो डांटता है वो अच्छा नहीं लगता, और अब अगर देखते हैं आज हम जिस जगह खड़े हैं तो बिल्कुल उसका बहुत बड़ा रोल है। कोई ऐसी डांट के पल हो जो आज भी आप सूर्य को याद करते हो कि वो समय में मुझे भाई ने ऐसा बोला था? कुछ ऐसे लम्हे हो जो बच्चों के साथ, ग्रैंडसन के साथ शेयर करते हो? कुछ ऐसा लम्हा हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो तो? देखिए, हमने घर में थप्पड़ भी खाए हैं, माँ-बाप से खाए हैं, भाई से खाए हैं, वो ज़माना था खाते हैं। हम जी, टीचर जी। से भी डंडे भी खाए हैं, ये हाँ, था हाँ। हमारा टाइम। स्कूल में बहुत मास्टर थे, एक हमारे पंडित श्रीचंद होते थे, एक मास्टर मधुमोहन होते थे। जी, जी। खूब एक आध करते थे, दूसरा जब होते थे आम था, पूरी क्लास में 10-10 बच्चे पिटते थे, हम भी उनमें एक थे। तो ये उस टाइम की लाइफ थी। आजकल तो ऐसा नहीं, आजकल तो बच्चे शिकायत कर देते हैं, मतलब ही नहीं। टीचर्स को मुश्किल हो जाता है। अब तो है ही नहीं, जी, आप जी। समझा सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, स्कूल से बाहर कर सकते हैं अगर कोई गलत बच्चा, पर पिटाई नहीं कर सकते। तब ये एक सामान्य बात थी। बचपन में घर से छुपकर वीसीआर कितना का देखा है? मूवी देखने कितना का गए हो आप? हाँ, मूवी देखने भी गए हैं रात को। संगरिया तो हम पैदल चले जाते, हम चार तब टाकी होती थी, सिनेमा हॉल नहीं थे, खाली दीवार होती थी, उस पे टेंट लगा देते थे वो। अच्छा। तो वैसी टाकी थी, उसमें पिक्चर देखते थे। डब्बू वाली हम साइकिलों से गए हैं, मतलब 27 किलोमीटर थी। जी, जी। घर वालों से छुप के जाते थे। जी, जी। शाम को 6 बजे निकल के रात के सुबह 3 बजे आके सोते थे। घर वालों को पता ही नहीं था कि हम कहाँ हैं। साइकिलों पे जाके रात जी, को जी। पिक्चर देखने शौक था तब। पिक्चर ही एक रिक्रिएशन का काम था, वो तो कुछ था ही नहीं। जी, जी। या वो जो गाँव में लेके आते थे उसमें वो दिखाते नहीं हाँ, वो एक वीसीआर में देखते हाँ, होते थे वो ऐसे। 12 मन की धोबन देख, ये भी कोई देख, वो जो, तो उसमें अलग-अलग वो भी एक सिनेमा था। जी, जी, जी। तो जैसे बड़ा हँसते-खेलते बचपन बहुत अच्छा गुज़रा है आपका। तो उसके बाद राजनीति में कैसे आई? या कोई बिज़नेस की तरफ जाना था या एक एम कर लिया भी नहीं फादर साहब भी राजनीति में हैं, बड़े भाई साहब भी राजनीति में हैं और मैंने भी राजनीति में आना है? देखिए, चो साहब ने तय करना था किसको टिकट दें। पहली बार उन्होंने ओम प्रकाश जी को, प्रताप सिंह जी को दिया 67 में। हालाँकि ओम प्रकाश जी से वो छोटे थे, जी, जी। वो पढ़े लिखे थे। ये करके उन्होंने उन्हें पहला एक मौका दिया, समझते थे कि मैं मेरे बाद इसको आगे चलाऊँ। फिर उन्होंने ओम प्रकाश जी को बनाया। फिर एक बार हुआ था भजनलाल जी के साथ एमएलए शिवपुरी में चले गए थे, जो देवलाल के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया जब जनता पार्टी की 70 की सरकार थी और सरकार गिर गई थी और भजनलाल मुख्यमंत्री बन गए थे। जी, जी। तो उसके बाद फिर चौ साहब ने अगला चुनाव जब आया तो 87 में ओम प्रकाश जी का टिकट काट के मुझे टिकट दे दिया। अच्छा। तो मुझे उन्होंने बना दिया। अब तो हमारी फैमिली में बहुत बन गए ओम। देखिए, हमारी फैमिली में चौटाला गांव में एक दिन अभी जब ओम प्रकाश जी की 13वीं थी तो उस दिन नड्डा साहब आ रहे थे। तो मैं नड्डा साहब साथ बैठे थे। मैं कहने लगा जी चौटाला गांव का आपको हिस्ट्री बताता हूँ। ये बहुत बड़ा गांव, हमारा 36,000 एकड़ का रकबा है। आज भी इस गांव में जी, जी। 100 जमींदार ऐसे होंगे जिन पे 50-50 एकड़ की जमीनें फार्म है और 400-400 एकड़ वाले भी हैं। जी, जी। मैं कहने लगा जी हमारे चौटाला गांव, सैफई गांव और बादल गांव। बादल गांव यहाँ से 20 किलोमीटर है। जी, जी। ये 3 गांव ऐसे हैं हिंदुस्तान में जहाँ एक-एक फैमिली से बहुत मेंबर बने हैं। हमारे गांव में 6 मेंबर पार्लियामेंट रहे। जो देवीलाल बने, फिर उसके बाद ओम प्रकाश जी बने, जी। फिर इसके बाद आपका अजय सिंह बना, फिर मैं बना, फिर दुष्यंत बना, एक चिरंजीत सिंह बना। हम 6 मेंबर पार्लियामेंट चौटाला से बने। अब आप आ जाओ जो विधानसभा में है। मेरे बड़े अंकल जो साबराम सबसे पहले बने 1937 में।
इसके बाद जो देवीलाल बने वो तो बहुत बार बने, जी जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, फिर ओम प्रकाश जी बने, वो 5 बार मुख्यमंत्री रहे, फिर प्रताप सिंह जी बने, फिर मैं बना, मेरे बाद फिर अजय बना, फिर अभय बना, फिर नैना बनी, फिर आदित्य बना, डॉक्टर केवी सिंह बना, इसके बाद आपका मनीराम है, एक सीताराम है, मतलब एक बृजलाल गोदारा चौटाला गांव में 14 एमएलए बने हैं। तो सारा कुनबई राजनीति में पूरी यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही आप सफेई गांव में देखें तो मुलायम सिंह के परिवार से बहुत बने, बादल साहब के परिवार से देखें तो वहां भी 5-6 ऐसे बने। जी जी तो चौटाला गांव के एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ मिट्टी ऐसी है जिसने बहुत आदमियों को जन्म दिया। तो देवीलाल प्राइम मिनिस्टर तक भी इलेक्ट हो गए थे, उन्होंने, ये उनकी बात है कि उन्होंने अपने आप को पीछे हटा के वीपी सिंह को बना दिया, तो हाउस ने तो इलेक्ट कर ही दिए थे। तो चौटाला गांव की मिट्टी की बहुत खासियत है कि उसने बहुत लोगों को अच्छी से अच्छी जगह पे पहुंचाया है। जी जी तो राजनीति में आने के बाद सबसे पहला कदम क्या था? क्या कुछ नया करने की सोची थी कि अब राजनीति के अंदर आ गए हैं, अब कुछ नया बदलाव करना है, तो पहला कदम क्या था? तो देवीलाल का एक नारा था कि लोक राज लोक लाज से चलते हैं, जी जी 1970 में बने जब। तो उसमें मैंने यही था कि लोगों को ये दिखे कि कोई आदमी बना है तो वो परफॉर्म कैसे, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये पहला काम होना चाहिए। जब आप बने हैं तो आपको दिखाना चाहिए कि मैं इस पोजीशन पे हूं तो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जब भी 77 में भी बना ना, जब 87 में बना तब भी, अब भी इन दोनों सरकारों में मेरा महकमा सबसे अलग चलता है। और लोगों में ये था कि रणजीत सिंह बहुत बढ़िया कर रहा है। बिल्कुल मैंने आम पब्लिक को जो भी, अब आप देख रहे हैं ना, आज भी चुनाव भी हार गया, जी जी आप फिर भी देखें कि 300 आदमी बाहर मेरे बैठे जी 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 लोगों से आज भी ये लोगों का प्यार मिलता है। लोगों में सबसे ये, आप सभा देख रहे हैं, मैं कोई ऐसी सभा नहीं कर सकता, 50,000 की भीड़ आज भी मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो लोगों से बहुत जुड़े रहे, लोगों का ही है। देखिए हमें जो कुछ मिला है ये लोगों की संपत्ति है। मतलब विधानसभा जो है और लोकसभा जो है, इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ द पीपल। बिल्कुल ये लोगों की संपत्ति है। और जो ऑफिसर्स है, हम तो धमका देते थे कि यू आर जस्ट शेयर होल्डर्स, वी आर द शेयर होल्डर, यू आर जस्ट नॉमिनी। बिल्कुल कि सरकार हम चलाएंगे, लोगों की संपत्ति है, मैं तुम नहीं, तुम तो प्रोटोकॉल में एमएलए से चीफ सेक्रेटरी छोटा होता है। जी 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 तो जैसे आप राजनीति में आए तो सबसे पहले कोई आपको किसी चुनौती का भी सामना करना पड़ा हुए? चुनौती तो जीवन में मिलती है। जी हर जी चीज जी पे चुनौती, कुछ भी आप करेंगे तो सामने आपसे, अब मैं बाहर निकलूंगा तो 200 आदमी बैठे, हर आदमी कोई ट्रांसफर मांग रहा है, कोई और मांग रहा है, किसी ने खाद के कट्टे देने हैं, किसी ने तहसीलदार को फोन कर रहा है, किसी ने पुलिस स्टेशन को फोन करना है। आपके लिए हर चीज, आपका मॉर्निंग से इवनिंग तक आपको 20 चैलेंजेस मिलेंगे, आपको उन्हें ठीक करने का काम है। जब आप इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको एक फैमिली की सब चीजें आपको मीट आउट करने में भी जरा दिक्कत आती है। इतने लोगों के काम करेंगे तो आपको सामने संकट तो लेने ही पड़ेंगे। इन्हें चुनौती नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि आपको अपनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब जिम्मेदारी ही चुनौती कहते हैं सभ्य भाषा में, जो पॉलिटिकल लोगों के साथ जुड़ेगी। जी जी अगर देवीलाल जी की बात करें तो किसानों का मसीहा आज भी कहा जाता है। किसान गरीब कमेरे की आवाज उठाई थी तो देवीलाल जी ने उठाई थी। और जी जी आप इस पे भी दिखाएं, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। जी जी जो देवीलाल जो है, लोग पंजाब हरियाणा को ये समझते हैं कि हरियाणा, अगर किसानों की कोई आवाज है पंजाब हरियाणा को देते हैं। बिल्कुल उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी स्टेट है, आपका मध्य प्रदेश बहुत बड़ी स्टेट है। किसानों की बात आती है तो अब कोई भी आंदोलन हो रहा है, पंजाब हरियाणा के लोग शुरू करते हैं। यहाँ राजनीतिक तौर पे चेतना बहुत है लोगों में। और मैं आपको कहूंगा कि आप इसे टीवी पे भी शेयर करें। जी जी देवीलाल का क्या रुतबा था, ये किसानों को कितनी बड़ी, आप इसको नजदीक से पूरा खोल के इस फोटो को आप दिखाएं। मेरे ख्याल में बोट क्लब पे रैली थी, 8 लाख आदमी थे, आज तक ऐसी रैली कहीं नहीं होगी। ये उनका, जब वो रैली करते थे जब दिल्ली में, तो उस रैली का मैसेज ही होता था पूरे नॉर्थ साउथ में सब जगह, क्योंकि दिल्ली का और नॉर्थ इंडिया का मूड रिफ्लेक्ट करती है कि दिल्ली में जब इतनी बड़ी भीड़ हो। अगले दिन करुणानिधि का, हेगड़े का और एनटी रामाराव के फोन आ जाते थे कि देवीलाल जी हम भी कांग्रेस के खिलाफ, आप हमें भी पिलाओ। मतलब एक 10 एमपी बनते हैं और जो देवीलाल पूरे हिंदुस्तान के नेता बन जाते थे। ये भीड़ का मतलब ये होता है। तो हरियाणा का इस मामले में, हरियाणा देखिए एक हमेशा से पॉलिटिकली तय करता है। मैं आपको पुरानी जगह लेके चलता हूँ, जब इकट्ठा था हिंदुस्तान पाकिस्तान, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ,
जी। मोहम्मद गोरी ने आक्रमण करा, मोहम्मद गजनवी ने करा, अहमद शाह अब्दाली ने करा। जब भी वो हिंदुस्तान पे आक्रमण करने हैं, किसी ने उनको लाहौर में नहीं रोका, तब तो इकट्ठा हिंदुस्तान था। जी, जी। किसी ने जालंधर में नहीं रोका, किसी ने अमृतसर में। जब भी युद्ध हुआ है तो पानीपत की लड़ाई हुई है। हरियाणा के लोग बहुत बहादुर थे। अब भी मेडल्स में देखें, अकेले देश के पूरे 40% मेडल, चाहे ओलंपिक है, चाहे एशियन गेम्स है, चाहे वो ये लेके आते हैं। जी, जी। आर्मी में देख लें, आज भी अगर पाकिस्तान बॉर्डर पे, चाइनीज बॉर्डर पे आपको खड़े मिलेंगी, या तो जाट रेजिमेंट है या सिख रेजिमेंट है, वहां भी बिल्कुल। आज वो खड़े हैं। जी, तो जी। हरियाणा इतिहास बदलता है। हरियाणा का चुनाव देश की दिशा बदलता है। जो देवलाल 87 में जीते तो एकदम पूरे देश का, तो देवलाल जो थे चीफ आर्किटेक्ट थे उस सारे सिनेरियो के, जी, जी। पिवट बन गए थे पूरे जी। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स। जी, तो आपने कांग्रेस पार्टी से भी चुनाव लड़ा, इतनी मैं बड़ी घर की पार्टी थी, तो फिर अलग कैसे चौधरी साहब? देखिए, मेरे फादर बहुत बार अपनी पार्टी जब चाहे बना देते थे। हम ऐसे कल्चर में पले हैं। जी, जी। हरियाणा के लोग ऐसे हैं। जी। देखिए, जो देवलाल ने कांग्रेस छोड़ी, जो बंसीलाल ने छोड़ी, जो भजनलाल ने छोड़ी, जो सबसे लंबे समय जिन्होंने रूल करा, तो कांग्रेस में ठीक है एक पुरानी पार्टी थी, पर कांग्रेस में ये रहा कि बहुत ज्यादा गुलामी वाली बातें होने लग गई। वो एक नटवरसी जी ने एक किताब लिखी है कि whenever any person visit 10 जनपद, either he is a chief minister or minister or any member parliament, they treat him as the servant of the family। जब आदमी ऐसे कोई स्वाभिमान आदमी, देखिए हुड्डा साहब के साथ आप देख रहे हैं 37 एमएलए हैं, पर उन्हें लीडर नहीं बना रहे। बिल्कुल। उन्हें 3 महीने से लटका रखा है। सबको पता है लीडर इलेक्ट, दूसरा 2 एमएलए भी नहीं है, जी। पर गुलामी की बात होगी कि भाई नहीं, वो 10 जनपद नहीं चाह रहा, तो बिल्कुल। डेमोक्रेसी कहाँ गई? तो कांग्रेस के ऐसे जो कार्यकलाप थे, इससे लोग निकल के बाहर आ गए। जो देवीलाल ने भी छोड़ी, बंसीलाल ने छोड़ी, भजनलाल ने छोड़ी। आप देखिए, बहुत लोग, कामराज ने कांग्रेस छोड़ी थी, स्वर्ण सिंह ने कांग्रेस छोड़ी थी। इसके बाद आपका डीपी मिश्रा ने कांग्रेस छोड़ी, चंद्रभान गुप्ता ने छोड़ी, जो चरण सिंह ने छोड़ी। कितने लोग कांग्रेस छोड़ के, जो आचार्य कृपलानी थे, बहुत बड़े बड़े आदमी थे, जयप्रकाश नारायण थे, सब छोड़ के बाहर आ गए। तो कांग्रेस का देखो आप स्तंभ रहे हो, काफी कुछ किया कांग्रेस में रहते हुए आपने, लेकिन जब कांग्रेस को छोड़कर आप एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर आप लड़े, तो वो क्षण कैसे थे? लोगों का तो काफी स्नेह मिला आपको, आप जीते भी, लेकिन वो पल कैसे थे? एकदम से पार्टी से अलग होकर आजाद लड़ना, वो पल कैसे थे? देखिए, मैं आपसे बताऊं, जब पार्टी ने टिकट नहीं किया, मुझे भी बड़ा अचंभा था कि सबसे कोई कारण नहीं था कि मेरा टिकट, हाँ, कोई रीजन नहीं था। लोकल राजनीति होती है, कट गया। हुड्डा साहब के भी उन्होंने करे, अच्छे आदमियों के टिकट काट दिए थे, और इस करके कांग्रेस का विनाश भी हुआ। जब मेरा टिकट कटा, तो मैं जब यहाँ आया तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी। कहता भाई टिकट तो हमने देनी है ना, एमएलए हम बनाएंगे, टिकट तो पीछे फिरेंगे तुम्हारे, एमएलए बनो, हम बनाएंगे एमएलए। मैं यहाँ से खड़ा हुआ, 20,000 वोटों से जीता, और इंडिपेंडेंट हम साथ बन गए। पहला एमएलए मैं था जिसने सबसे पहले जाके कहा कि अनकंडीशन में बीजेपी का, जिस कांग्रेस को मैं छोड़ के आया, मैं चौधरी देवलाल का बेटा हूँ, जिस खिड़की पे मुझे टिकट नहीं मिले, उस खिड़की पे जाके जीत के खड़ा हो जाओ, मुझे भी तो कुछ शर्म आती होगी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। नहीं, मैं बीजेपी का समर्थन करूंगा। मैंने कर दिया, मुझे उन्होंने मिनिस्टर बनाया, मैं 5 साल उनके साथ रहा। लोकसभा पे उन्होंने मुझे टिकट दिया, विधानसभा में कुछ रीजन थे, अब मैं उसका कुछ नहीं कहना चाहूंगा, हमारा थोड़ा सा एक ठीक नहीं रहा उसमें, इंडिपेंडेंस रहा। तो जब चैलेंज सामने था, लोग कहने के हमने एमएलए बनाना है, ताकत हम है, तो मैं एमएलए बन गया, लोगों ने साथ दिया। चौधरी साहब, कुछ अजिहा सपना हो जो अभी भी आपका पेंडिंग हो और आप चाहते हो कि इसको मैंने पूरा करना है, कुरानी अपने हल्के के लिए कोई ऐसा सपना संजो के रखा हो जो अभी भी हो कि मैंने ये पूरा करना है? कोई अच्छी बात हो ना, उसे मुझे भी कहने में संकोच होता है। देखिए, आप पूरे सर से जिले में पूछ लें, कहीं भी जाके आप रानी हाल के बोले, जो मैं कर सकता हूँ ना, कोई 100 साल में कोई एमएलए नहीं कर सकता। बिल्कुल। जितनी मेरी अवेलेबिलिटी रही लोगों को 24 घंटे, वो कभी किसी की नहीं रही। मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, हार गया, हारने के बाद भी आप सब कोर्ट में जाके देख लो, मेरे अब भी 250-300 आदमी बाहर बैठे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इस करके रहती है कि मैं लोगों से जुड़ा हूँ। तो कभी मैंने देखा ही नहीं हार जीत क्या होती है। एक तो पार्ट है लाइफ का, आप जीतते भी हैं, हारते हैं। जब आप है एक पॉलिटिक्स में, तो उसमें सब कुछ आपको पहले मेंटली तैयार रहते हैं कि ये होगा। जी, जी। हरियाणा की राजनीति में सुधार चाहते हैं कि सुधार होना चाहिए? देखिए, सुधार तो सब जगह होना चाहिए। हरियाणा की राजनीति कहीं है, अपने आप को सुधारना चाहिए। आजकल लोगों में ज्यादा ये हो गया कि जो एमएलए बनता है वो बनते ही वह पैसा बनाने में लग गए। ये बिल्कुल। जो नई चीज है, ये जो पहले पॉलिटिकल लोगों में नहीं थी, ये ज्यादा हो गया।
और उसका मैसेज ये जाता है कि नीचे फिर सरकार में कर्मचारी भी फिर पैसे लगाने में लग जाते हैं। मतलब अब कहीं भी जाए तो कहना अच्छा नहीं लगता, हर जगह पैसे की मांग हो रही है, कोई भी जी, जी। आदमी का पेपर नहीं हिलता जब तक पैसे देने की बात। बिल्कुल। ये एक गलत चीज आ गई, ये नहीं होना चाहिए था। हालांकि सरकार कोशिश करती है कि इलेक्शन इरेडिकेट करें, करप्शन खत्म हो। और मेरा ये मानना है कि डीसी एसपी दो आदमी ईमानदार जिले पे और खींच दे एडमिनिस्ट्रेशन तो कोई पैसा ही नहीं दे सकता। किरण बेदी जहाँ जाती थी एसपी बन के तो मैसेज होता था, जो थाने के दलाल होते थे भाग जाते थे, अरेस्ट हो जाएंगे। और जो थानेदार पैसा लेते थे वो भी डर जाते थे। टीएन शेषन जब इलेक्शन कमीशन में आया तो इलेक्शन कमीशन को सुधार हो गया था। कहीं आपने देखा गाड़ियां बंद हो गई थी, 4-4 गाड़ियों से कंपेयर होता था, पोस्टर नहीं लगते थे, झंडे नहीं लगते थे, सुधार हो गया था। डिपेंड करता है। जी, जी। अगर जो सब जैसे देखो राजनीति का काफ़ी बड़ा स्तंभ रहे हो आप, आज भी लड़ रहे हो, तो उस समय में काफ़ी बिज़ी शेड्यूल था, तो परिवार को कैसे मैनेज किया? परिवार को कैसे समय दिया या परिवार के साथ नोक-झोंक चलती रहती थी? आज आप लेट आए हो, आज उसकी मैरिज एनिवर्सरी पर जाना था, आज उसके बर्थडे पर जाना था, देखो चौधरी साहब आप लेट हो गए। जहां तक पहुंचा ये भी परिवार के कारण ही पहुंचा। जी, परिवार जी। से जब परिवार ने साथ दिया तो वो सब लोग समझते थे कि मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तो उन्होंने उतना ही विड्रॉ करना शुरू कर दिया अपने आप को। जी, जी। उन्होंने अपने आप को, जो मेरे काम थे वो उन्होंने संभालने, जैसे मेरा बेटा है इसने संभालना शुरू कर दिया। हाँ, हाँ। मेरी वाइफ थी, उन्होंने अपना काम लेना शुरू कर दिया। वो उन्होंने ये समझ लिया कि नहीं, इस आदमी को लोगों ने बनाया, इसको वहां काम करने दे, इनके जो काम है घर के प्रति मेरी जो जिम्मेदारियां थी वो इन्होंने अपने पे ले ली। जी, तो जी। आपस में एक बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था, बहुत कोहेसिवनेस थी, हम आपस में करके कभी तकलीफ हुई नहीं। जी, जी। अब राजनीति से कुछ हटकर 4 सवाल। चौधरी रंजीत सिंह का शौक क्या है? देखिए, शौक है अब तो ये है कि बाहर घूम के आए, जब भी फुर्सत हो बच्चों के साथ, मेरे ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर्स के साथ। कभी इन्हें जैसे रणथंभौर ले गए, कभी बच्चे बाहर जा रहे हैं, विदेश में जाना चाह रहे हैं, पीछे हम दुबई जाके आए, एक बार अमेरिका जाके आए, या ऑस्ट्रेलिया भी घूम के आए। तो बच्चों का शौक है। आजकल बच्चे जरा बाहर का ज्यादा प्रेफर करते हैं। अभी पिछले साल हम कश्मीर भी गए थे, पहले जम्मू माता के दर्शन करने गए, फिर वहां से आगे श्रीनगर गुलमर्ग वहां घूम के आए, इसके बाद पीछे कोयम्बटूर जाके आए। तो बच्चों का शौक है, ज्यादा ये है कि बच्चों को जहाँ मन करे उन्हें घुमाएं। वो पिक्चर विक्चर का आजकल वो नहीं, जब हमारा जमाना था तब देखते थे, कॉलेज में थे तो संगम और वक़्त 2 पिक्चरें आई थी, इकट्ठी आई थी, बड़ा कंपटीशन उस दिनों में। मुगले आज़म के बाद ये सबसे ज़्यादा हॉट फ़िल्म थी। जी, जी। तो वो पिक्चरें 7-7 बार देखी, तो डायरी लिखते, तो डायरी में लिखा ये मैंने 7 बार देखी। उसके बाद जब अब बड़े हो गए, समझने लगे, तो फिर समझे नहीं ये नहीं लिखना चाहिए था वो, अब आप मेंटल लेवल आपका बदल जाता है। तो तब ये शौक भी थे। जैसे पेपर खत्म हुआ, उस दिन 11 से 1 इंग्लिश पिक्चर आती थी, वो देखते, फिर 3 से 6 देखते, 6 से 9 देखते, फिर 9 से 12 वाली भी देखते। जी। पहले की टिकटें ब्लैक में टिकट ले लेके खड़े रहते। तो अब उम्र के हिसाब से सब टेस्ट बदल जाते हैं। जी, जी। पसंदीदा गाड़ी कौन-सी है? मेरे पास सभी गाड़ी है जी। शौक कौन-सी गाड़ी का ज़्यादा है? फ़ेवरेट? देखिए, मैं बहुत गाड़ी को चलाता हूँ, बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, पर अब तो मैं पिछले 10 साल से मेरे बेटे और पोते ये गाड़ियाँ चलाते हैं। देखिए, मैंने फॉर्च्यूनर रखी है, एंडेवर रखी है, जिप्सी रखी है। फ़ेवरेट कलर कौन-सा है? व्हाइट कलर है, सभी गाड़ियाँ व्हाइट कलर में। जी, जी। धार्मिक स्थान कौन-सा है फ़ेवरेट? ज़्यादा सालासर जाते हैं, जी, जी। हनुमान जी के मंदिर में सबसे ज़्यादा मैं वहाँ पूरे परिवार के साथ गया हूँ। वैसे तिरुपति बालाजी भी गए हैं हम, सोमनाथ मंदिर भी गए हैं, अयोध्या भी गए हैं, गए सभी जगह हैं। पर सबसे ज़्यादा हनुमान जी के यहाँ मंदिर में जाते हैं। पसंदीदा खाना कौन-सा है? बहुत साधारण खाना, दाल फुल्का घर में जो बने, जी, जी। हरी सब्जी बन जाती है, बाकी जो बहुत नॉर्मल खाना जो खाते हैं। जी। भाई का जीवन से बिछुड़ना, उन पलों को कैसे व्यक्त करेंगे? देखिए, बड़े भाई थे, सबसे बड़े थे, हेड थे। मतलब मुझे ये था कि जैसे हम चौटाला में जितने परिवार, हम 3 दादाओं की औलाद हैं। मेरे फादर के जो 3 दादा थे उनकी औलाद है, तो आप समझो कि 50 फैमिली होगी, वो सबसे बड़े थे। अब मैं सबसे बड़ा हो गया, तो मैं ये समझता हूँ कि तब मैं बड़ा मस्त था कि सारी ज़िम्मेदारी उनकी है। कोई रिश्ता करना हो, किसी ने कोई और सलाह लेनी हो, सामाजिक मामले होते थे, तो ओम प्रकाश जी सबसे बड़े हेड वो ही थे। अब उनके जाने के बाद थोड़ा-सा ये समझता है कि हमें, वो कहा करते हैं कि जब फादर चला जाए तो ये समझो कि बुढ़ापा आ गया, फिर आदमी को साइकोलॉजिकली होता है। तो वो जाने के बाद थोड़ा-सा ये होता है कि अब ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ गई।
उनका हमेशा बड़ा अच्छा मार्गदर्शन है, बहुत बोल्ड थे, कभी भी किसी सलाह में उन्होंने देने में संकोच नहीं करा, 1 मिनट में फैसला करते थे। उनकी बड़ी लाइकिंग डिसलाइकिंग एक्सट्रीम पे थी, जो पसंद करते वो ठीक थे, नहीं था वो कर देते थे। तो हमारा आपस में बहुत प्यार था, पीछे भी मैं, अब जब वो बीमार थे तो रेगुलर उनसे मिलता रहा। जाने के बाद बड़े भाई का 4 भाई थे, मैं एक रह गया, बाकी 3 चले गए। तो तकलीफ तो होती है, पर समझते हैं कि आखिर 91 एज वो लेके गए, मेरे से 11 साल बड़े थे। तो परमात्मा ने उन्हें ठीक दिया, अपना जीवन बहुत अच्छा, बड़ी हिम्मत से जिया, बहुत बोल्ड थे। उन्होंने सजाएं भी काटी पर कभी कमजोरी नहीं दिखाई। जी, जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का परिवार बिखरा, उस परिवार के बिखरने को आप कैसे देखते हैं? क्या उस परिवार को एक कर पाएँगे? लोग चाहते हैं, जनता चाहती है, परिवार एक हो। जनता चाहती है, जी। पर आप ये समझिए कि हम लोग ही नहीं चाहते। जब यहाँ अब ये मामला था तो 99% लोग ये चाहते थे कि ताऊ का घर इकट्ठा हो जाए। अब मैं नहीं कहता, परिवार में अपने ही लोग हैं जो नहीं चाहते ये इकट्ठा हो। और मैं तो आज भी सच में हूँ कि परिवार इकट्ठा हो जाए। लोगों की बहुत इच्छा है। जब आप राजनीतिक जीवन आपका लोगों द्वारा दिया हुआ जीवन है, तो फिर बिल्कुल। उनके ये लोगों की जो भावना है उसकी कदर करनी चाहिए, उनकी फीलिंग्स को रियलाइज करना चाहिए। अब वो मुझे लगता है काफी टफ है, क्योंकि एक आध आदमी है जो नहीं चाहते कि हम इकट्ठे हो, जी, जी। और उन्हें कोई समझा भी नहीं सकता। जी, जी। तो चौधरी साहब लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आज के समाज की बात करें, तो देखो पहले शाही नशा होता था। शाही नशा किसको बोलते हैं? अफ़ीम और शराब को होता है। अभी शाही नशा है, जिसके पास पैसा है वही शौक से खाता था और घर पे पता भी चलता था, भी इसने ड्रिंक करी है, इसने अफ़ीम खाई है, ये नशा ले रहा है। लेकिन आजकल का नशा बहुत सस्ता नशा है। ड्रग्स, मेडिकल का नशा है, 2-2 3-3 रुपए की मेडिकल गोलियाँ मिल रही हैं। उनको निजात पाने के लिए युवाओं को क्या अपील करना चाहते हैं? कैसे हरियाणा को आगे बढ़ाएँ? देखिए मैडम, नशा तो बुरा है, जी। युवाओं के लिए, किसी के लिए भी बुरा है। जी, जी। और जिस जो आदमी नशे में चला जाता है वो सोसाइटी में अपनी इज्जत खत्म कर लेता है। जी, जी। उसके बच्चों को बहुत पीड़ा होती है, हुँ, हुँ। उसकी वाइफ को बहुत पीड़ा होती है, हुँ, हुँ। और उसका घर जो चलना हो ना, उसके पहिए के निकल जाते हैं। हुँ, हुँ। तो मेरा एक तो ये है कि युवाओं को ये है कि वो कभी भी जिंदगी में नशे की तरफ नहीं जाए। जी, जी। मैं अपने बच्चों को, मेरे ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर को भी बहुत इस मामले में बहुत ताकीद करता हूँ कि बेटे ये सब देख लेना, हुँ, उन्हें हुँ। इस करके दिखाता है कि उन्हें वो बुरा लोगों का वक़्त दिखे। हुँ, हुँ। हम देखते हैं कई बार गाँव में शिकायत करते हैं, एक गाँव में मैं गया, बाहिया गाँव में, जिसमें मैं गया तो सभा में लोगों ने कहा हमारे 2 जवान बच्चों की डेथ हो गई केवल चिट्टा करके। जी, जी। उसी दिन मैंने जिप्सियाँ लगवाई, फिर उस गाँव में कम भी हुआ है, पर हुँ। पंजाब के साथ लग कर के नशा बहुत बढ़ता जा रहा है। इस नशे पे बहुत हेवी हैंड से कर्ज करने चाहिए, इसके लिए सज़ा सख्त करनी चाहिए, पुलिस को भी थोड़ा-सा टाइट करना चाहिए, सबसे ज़्यादा पुलिस को। पुलिस का रोल ही इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं है। हुँ, हुँ। अगर थोड़ा-सा उनका, जैसे किसी पे क्वांटिटी ज़्यादा पकड़ी गई, अगर उसको आप अंदर कर देंगे तो उसकी बेल नहीं, हुँ, हुँ। और उससे भी ले दे के उनके थोड़ा दिखा देते हैं, वो फिर बाहर निकल के आ जाते हैं, जो करता है वो अगले दिन फिर बेचने लग जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसपे बहुत सख्ती से करना चाहिए। ये मामला तो केवल चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं। एसपी को ये कह के टाइट कर दें कि मैं नहीं जानता, अगर जो एसपी ने कि मधुबन चले जाऊँ, तो दिमाग सबका ठीक हो जाए। थोड़ा-सा टाइट करके करना चाहिए। मैं तो बच्चों से ये कहूँगा कि उन्हें अपना अपना करियर बिल्डअप करना चाहिए। बहुत पोटेंशियल है। हमारे देश के बच्चे बहुत, देखिए जितना भी करा किसी ने, चाहे वो भगत सिंह थे, चाहे आपके सुभाष चंद्र बोस थे, चाहे महाराणा प्रताप थे, किसी ने भी अपने जीवन में जब भी करा है उन्होंने सब, चाहे लिंकन थे, हर आदमी ने जीवन में छोटी उम्र में बहुत कुछ सीखा है, बहुत ऊंचाई पे गए हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे देश के हम बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत पोटेंशियल है इंडिया में, और हमारे बच्चों को आगे से आगे बढ़ना चाहिए, सब बातों से हट के अपना, केवल पढ़ाई सबसे बड़ा साथी है, पढ़ के और अपना रास्ता तय करें, जी। अच्छा बने। हमारे चैनल के साथ बातचीत कर कैसे लगा चौधरी साहब? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, खुल के, बहुत, मैंने आपको आते से कहा था कि कोई सवाल पूछे खुल के आपकी बात का जवाब दूंगा। जी, जी। मजा तब आता है क्योंकि जब जो ऑडियंस देखते हैं वो ठीक बात के लिए ताली बजाते हैं, गलत बात के लिए वो सेम सेम भी कह देते हैं। जी, जी। तो मेरा ये कहना है कि हमें एक खबर है कि एक कहा करते हैं, इन्फॉर्मेशन इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर।
एंड देन कैपेसिटी टू डिस्काउंट। जब बैठते हैं तो ये दिमाग में बना के बैठते हैं, आप कुछ भी पूछे, रिप्लाई मैंने करना है, मेरे भेजे में इतनी समझ होनी चाहिए कि जो आप पूछेंगे उसका मैं जवाब दूंगा। और मैंने बड़ा खुल के, मीडिया वाले मेरे से बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, चाहे चंडीगढ़ का मीडिया चाहे यहाँ का, मैं हर बात का जवाब देता। तो ये नहीं जब आप दाएं बाएं झाँकने लगे लोग समझते हैं कि अभी से उत्तर नहीं आ रहा था, फिर उस पर मजाक भी होता है। जी 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 जी। तो ये थे हमारे साथ चौधरी रणजीत सिंह जी। बातें बहुत हैं, बचपन की बातें करें, जवानी की बातें करें, राजनीति की बातें करें, बातें इतनी हैं कि पूरा दिन है वो निकल जाए। लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए, बाहर लोगों की भीड़ को देखते हुए आज के पॉडकास्ट को यही समाप्त करेंगे। हाँ, नेक्स्ट एपिसोड क्या है, चौधरी साहब से अगला टाइम लेकर जो और इनकी बचपन की बातें कुछ रह गई हैं उनको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करना। बहुत अच्छे नेक इरादों के साथ चौधरी साहब राजनीति में आए और जो सोचा उन्होंने वही किया और उसको अपना जो सोच थी उसको आगे लेकर गए। एक लाइक हिम्मत बढ़ाता है और एक शेयर जिंदगी बनाता है। थैंक यू।